के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। व्हाट अ डे टू हैव यू। होली स्पेशल हम मना रहे हैं और देखिए हरा रंग बाजार में छाया हुआ है। क्या माना जाए, इसकी जितनी भी दुख भरे दिन थे वो अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं या अभी थोड़ा और पेन देखना बाकी है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब हरे निशान में होल्ड आउट कर रहे हैं 22,500 के ऊपर और बैंक निफ्टी भी 48,300 के करीब है। आपका क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, 2020 के जैसा भय और उत्पीड़न, उस जैसा भय और उत्पीड़न उस मात्रा में नहीं, पर वैसी भावना बाजार में लौट के आई थी। और पैटर्न भी करीब वैसा ही है कि 2020 की होली में सबके चेहरे लटके हुए थे कि स्क्रीन का कलर तो लाल और हरा भूल जाइए, सबका चेहरा काला हो गया था। करीब करीब वही वातावरण अब भी है। और मैंने 2020 की होली के बाद 25 मार्च को जो मार्केट का लॉकडाउन लग रहा था, मार्केट पूरे इकोनॉमी का, वहां हमने कॉल लिया था कि इस साल की होली में जितनी भी पीड़ा हुई है, दिवाली गजब की होगी। वो ही बात मुझे वापस 2025 में होती लग रही है। होली में लटके चेहरों के साथ, उदास मन के साथ हम रंगों के त्योहार में जा रहे हैं, पर इन रंगों को बखूबी लगाइए अपने पोर्टफोलियो पे भी, अपने मन पे भी, सिर्फ चेहरे पे नहीं और शरीर पे नहीं। दिवाली बड़ी जोरदार होगी, ऐसी मेरी आशा है। चार्ट्स चीख चीख के कह रहे हैं कि दिवाली आते आते तक तो हम भूल जाएंगे कि हम होली पे इतने उदास थे। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रंगों के त्योहार के साथ यहाँ पर हरे निशान के भी अब दर्शन होना शुरू होंगे और दिवाली तक तो पटाखे जैसे आप कह सकते हैं ट्रेंड्स भी यहाँ बनते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, अब बताइए कि अब एफआईआईज की वापसी की तैयारी भी यहाँ से होती हुई दिखेगी, गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल है वो हमारे कंट्रोल में ही फिलहाल कह सकते हैं कि अभी चिंता का कारण नहीं बना हुआ, तो अब तो एफआईआईज की वापसी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि ब्लैकस्टोन यहाँ पर है, वो काफी पॉजिटिव हो गए हैं भारत के मार्केट पर। तो अब लगता है कि थिंग्स आर टर्निंग बेटर, अब यहाँ पर एफआईआईज की वापसी होगी। देखिए, आपने इसे एक प्रश्न में कई सारी बातों को पूछ लिया है। एफआईआई की वापसी होगी कि नहीं होगी, उनकी वापसी से क्या हमारे बाजार पे असर पड़ता है, और कच्चे तेल को लेकर अब आप चिंतित नहीं है। और मैं उत्सुक हूं कि कच्चे तेल में भयंकर तेजी अब यहां से आ जाए और उस तेजी के बावजूद हमारे मार्केट में तेजी होगी। तो मैं एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूं। तो पहली नंबर बात है कि गोरे का पैसा पैसा और हमारा पैसा पैसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये सामंतीवादी विचार अंग्रेज चले गए 1947 में। बहुत साल हो गए देश को आजाद हुए। पैसे का रंग नहीं होता, रंग जो होगा ना शेयर बाजार में सिर्फ भाव का होगा। कोई चंद जी ले, कोई चंद जी बेचे। किसी की बड़ी बाइंग सेलिंग है, इसके कारण वो क्षणिक प्रभाव डाल सकते हैं वातावरण पर सिर्फ बाइंग या सेलिंग से अगर बाजार चलते तो देखिए किसी भी क्षण जितनी बाइंग होती है उतनी सेलिंग होती है, तभी सौदा पड़ता है। तो फिर भाव क्या चीज पे मूव करते हैं? बाइंग या सेलिंग से भाव नहीं मूव करते हैं। बायर ज्यादा उत्सुक है तो भाव बढ़ेंगे, सेलर ज्यादा उत्सुक है तो भाव घटेंगे। अगर एफआईआई ने एक तरफा माल बेचा तो ठीक है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए वो ट्रेंड को डैम्पन कर सकते हैं। लौटते हम डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा नरम है उसकी वजह से एफआईआई लौटेंगे नहीं। कोई भी निवेशक होगा, चाहे वो एफआईआई है चाहे लोकल है, जहां उसे परफॉर्मेंस आता दिखेगा, जब अपना बाजार खुद ही ट्रेंड जन्म देने लग जाएगा, ट्रेंड को चेस करने के लिए पैसा सारे संसार से आएगा, बाहर से पैसा आएगा, तब हमारे यहाँ ट्रेंड बनेगा। क्योंकि हमारा पैसा तो पैसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है सोच। इस तरह की सोच को मैं लूजर मेंटालिटी कहता हूं। मेरा अनुरोध है, मैं इतने कठोर शब्दों में आपके चैनल से इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये विचार इतना पॉपुलर हो गया हमारे यहाँ और इसके कारण हमारी आम जनता मार खाती है। किसी का पैसा हो वो पैसा है, और ट्रेंड जब पैदा होगा तो पैसा अपने आप उसके पीछे जाएगा, राम का भी, श्याम का भी, यदु का भी, मोदू का भी, सबका। तो फलाने चंद जी आ जाएंगे इसलिए बाजार में तेजी होगी, थिंकिंग गलत है। और रही डॉलर इंडेक्स की बात, वही सारे संसार में मुझे लगता है तेजी का कारण बनेगा। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियोज का मेजरमेंट वर्ल्ड ओवर डॉलर में होता है। डॉलर आज की तारीख तक तो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। जब जब डॉलर में एक तरफा मंदी का ट्रेंड आता है, सारे एसेट मार्केट्स ऊपर जाने लगते हैं। और यही एक प्रमुख वजह है कि ये जो मनगढ़ंत बातें हैं, क्रूड का दाम घट जाएगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल घट जाएगा, हमारा रिजर्व बढ़ा रहेगा, हमारे इन्फ्लेशन पर प्रेशर कम पड़ेगा, तो हमारी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जब व्यापार मजबूत होता है, अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंडीशंस स्ट्रांग है, तो हायर वेजेस पे, हायर रेंटल्स पर भी कॉर्पोरेशंस काम करने के लिए तैयार होते हैं। बढ़ा बढ़ा के सैलरी देके धंधा बढ़ता है, बढ़ा बढ़ा के भाड़े देके नई नई प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है। तो उसी तरह से अगर कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है
तो धंधा अगर मजबूत है इसलिए कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी घट जाएगा इसलिए मेरा धंधा मजबूत हो जाएगा, तब तो आप खैरात पे जी रहे हो। फिर वो कोई इकोनॉमिक वेलबींग नहीं है वहां पर, वो बिल्कुल इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसी है। इतिहास को उठा के देखिए, 20 साल के 30 साल के इतिहास को, 90% ऑफ द टाइम विद इन योर डेटा सीरीज आपको क्रूड का भाव और वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट्स का मूवमेंट करीब करीब कोरिलेटेड नजर आएगा। और हमें क्रूड में खूंखार तेजी अब यहां से बनती दिख रही है, और उस क्रूड की तेजी के बावजूद हम इंडिया के शेयर बाजार में बड़ी तेजी लगाने के लिए उत्सुक हैं। एक एक करके सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक बाय स्टॉक बड़े रिवर्सल पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्रूड थीम पर अब क्योंकि फोकस रहेगा यहाँ से, तो ऐसे में कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक आपको पसंद आ रहे हैं इस थीम से जुड़े? एक जमाना था जब क्रूड के भाव बढ़ते थे तो ओएमसी सफर करती थी, ओएनजीसी बढ़ जाएगा, आईओएल बढ़ जाएगा, ओएमसी सफर करेगी। अब क्या है कि इंडिया का ऐसा टाइम आया हुआ है कि हमारी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, हमारे पांव 12 है। सफरिंग होगी यूरोप की। क्या है, रशिया से या कहीं से भी डिस्काउंटेड ऑयल फिर से इंडिया को मिलेगा। जब पास्ट में मिला तो मेरे को लगता है सेम रिजीम चलेगी। देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में पॉज आ गया। चार्ट चीख चीख के बता रही है कि इतनी बड़ी क्रूड की चाल बिना किसी बड़े जियो पॉलिटिकल इवेंट के नहीं आएगी। तो इस वक्त हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन ईरान इजराइल का तमाशा फिर से शुरू हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए उन्होंने आराम लिया अमेरिका में इलेक्शन हो जाने। इजराइल ने तो भूलता है ना माफ करता है। इजराइल नेवर फॉरगेट्स, इट नेवर फॉरगिव्स। तो ईरान एज ए थिएटर विल रिवाइव समटाइम्स इन 2025 इज अ नो ब्रेनर। अगर वो घटना आ जाती है तो जो प्योर रिफाइनरी प्लेज है, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन के वॉर की शुरुआत में 8 बैगर 9 बैगर रिटर्न्स इन स्टॉक में आई थी, और हमने बड़ी मलाई हमारे निवेशकों के लिए पकड़ के खिलाई थी उनको। अब उतनी बड़ी नहीं भी तो एमआरपीएल में 4 to 5 बैगर मूवमेंट और चेन्नई पेट्रो में अबाउट 3 बैगर मूवमेंट बिल्कुल संभव है। समय का अभाव है, वरना आज मैं आपको चार्ट दिखाता, हमें और भी स्टॉक्स में बात करनी है। तो ये दो हमारे बड़े बाइज हैं। चेन्नई पेट्रो में ऑलरेडी बाई हो चुका, उसको पुल बैक में लीजिएगा, और एमआरपीएल का बाई अभी ट्रिगर होने में कुछ समय, 1 2 3 दिन बाकी हो सकते हैं। तो उसको फ्लेयर अप करने दीजिए, तब उसको पकड़िएगा। और बची बात जो ऑयल ओनिंग कंपनीज हैं, ओएनजीसी टाइप की कंपनीज, या आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जो है ना, एचपीसीएल, बीपीसीएल भी बाकी इंडेक्स के साथ साथ जहां 40-50% तक का उछाल मुझे ज्यादातर स्टॉक्स में नजर आता है जो भी परफॉर्म करेंगे। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल में रूटीन इन लाइन विद मार्केट रिटर्न आ जाएगा। ओएनजीसी 70-80% दे देगा। पर ये जो बड़ी मलाई है ये चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में लगती है। एक बार अभी आप रीजनेबल छोटा डाउन में लगाइए, और जैसे जैसे ऊपर का ट्रेंड डेवलप होगा, जियो पॉलिटिकल इवेंट ट्रिगर होगा, तो न्यूज रीडिंग भी करनी पड़ेगी टेप रीडिंग के साथ, और 4-5 बैगर को शांति शांति से बनाना पड़ेगा, लेके एक ही बार में बैठ जाने से काम नहीं। मौके दिखाई दे रहे कमाई के। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स पे फोकस करते हैं। अब लार्ज कैप्स में तो हम देख रहे हैं कुछ एक नाम है, बड़े स्टॉक्स हैं जो अब थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहे हैं। ये जो मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इनमें रिवर्सल, इनमें कन्विक्शन कब लौटता हुआ दिखाई देगा खरीदारी का? देखिए, रिवर्सल तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी बन रहे हैं इंडाइसेस में। उनमें कन्विक्शन को आने में, कंफर्ट को आने में, मन के अंदर व्याप्त ये जो भय है, सर्वाधिक जो चारों तरफ चतुर्दिक ये भय की जो व्याप्ति चारों तरफ हो गई है, इस भय को रिसने में थोड़ा समय लगेगा। और जब देखिए, ओपिनियन मेकिंग कुछ लोगों का बिजनेस है, न्यूज मेकिंग कुछ लोगों का बिजनेस है, और प्राइस को स्टडी करके प्राइस को फॉलो करना कुछ लोगों का बिजनेस है। तो हम अगर प्राइस की स्टडी पर बात करें तो द वर्स्ट ऑफ द फियर इज डन विथ। हर सेक्टर में जो लार्जेस्ट 1 या 2 स्टॉक हैं, ठीक बात है कि उनकी डाउन ट्रेंड लाइन टूट के एक फर्म रिवर्सल आ गया है, और बाकी के मझोले पिछोले स्टॉक्स के अंदर में अभी भी थोड़ा सा असमंजस सा दिखता है चार्ट्स पे। फिर जो ओपिनियन मेकिंग है ना, एक तरफ धरातल में बाजार चला गया, तो ओपिनियन चेंज होकर सब लोगों को सेफ ओपिनियन मेक करना है, अपनी अपनी सेफ्टी के लिए ओपिनियन बना दिया। अभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन है। तो इसमें कौन सा बड़ा परम विज्ञान हो गया ये बात की जानकारी देने में कि अभी भी ओवर वैल्यूएशन है? जो चीजें ओवर वैल्यूड रहती हैं वो पूरा एक रेजिम है, 5 साल 7 साल 8 साल का एक तरफा अगर बुल मार्केट है, तो जो चीजें ओवर वैल्यूड रहेंगी किसी भी कारण से, तो ओवर वैल्यूड ही रहेंगी, वो फेयर वैल्यूड हो जाएंगी, और उसके बाद नया बुल मार्केट शुरू होगा। ऐसा तो कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है।
तो है ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, पर ट्रेंड के साथ चलिएगा। यही लोग जो ओवर वैल्यूएशन है बोल के, उनका काम है ओपिनियन देना, और भाव के साथ प्रेशर में माल उनको भी लेना पड़ेगा जब ये बाजार पूरा रिवर्सल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है निफ्टी में हमें दो भागों में इसको बांटना चाहिए। 23,100 तक की निफ्टी की रैली, जिसके बाद हो सकता है फिर एक सब्सटेंशियल 500-600 पॉइंट का करेक्शन दे, और उसके बाद जब दोबारा 23,100 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगी, तब ये भय का वातावरण खत्म होके चारों तरफ ले लो का भाषण शुरू होगा। 23,100 तक जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं, भय बना रहेगा। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन को शेयर कर सके, तो जो इंडसइंड बैंक के कारण कोहराम मच गया, उस कोहराम के बावजूद बैंक निफ्टी अभी तक भी कोई सिग्निफिकेंटली कोई लोअर बॉटम बना सके, ऐसा पिक्चर्स में नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए चार्ट आ गई मेरे स्क्रीन पे, ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही बन रहा है दो लाल लकीरों के बीच में। तो बैंक निफ्टी में भी ना अलग अलग स्टॉक्स की चाल बन रही है। अगर एसबीआई, पीएनबी, बीओबी ने क्लियर कट घोड़ों ने अस्तबल तोड़ दी और निकल चुके हैं और इनमें तेजी की चाल शुरू हो गई, आईसीआईसीआई बैंक ने मोर्चा संभाल लिया कि बैंक निफ्टी को ज्यादा घटने नहीं देंगे, तो एक बार इंडसइंड बैंक और उसके पीछे पीछे थोड़ी मवाद कोई एक्सिस बैंक में भी अगर निकाल रहा है, तो लीड लैग्स होंगे कुछ सेक्टर्स में। ब्रॉडली फियर इज डन। और खाली यही नहीं, देखिए नैस्डैक और एसएनपी ने भी करीब करीब अपना बॉटम लगाने का काम कर दिया है। मैं करीब करीब इसलिए कह रहा हूं कि फर्म ट्रेंड रिवर्सल में तब मानूंगा जब उनकी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन निकल जाए। मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे जब जाता हूं, तो चाहे वो टेस्ला हो, जिसमें हमने 50% गिरने की बात की थी और 55% से ज्यादा गिर गया, कल 8% वापस बढ़ा है। चाहे वो टेस्ला हो, पेलेंटिर हो, एनवीडिया हो, गूगल हो, अल्फाबेट, और या वो आपके मेटा हो, इवन एक्सॉन मोबिल जैसे ओल्ड वर्ल्ड स्टॉक के अंदर में करीब करीब बॉटम की रंग बन गए हैं। हमेशा ही होता है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पहले बॉटम बनाएंगे, और जब माहौल, सेंटीमेंट जब चेंज होना शुरू होगा, तो कोवेरिएंसेस कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स के स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तब इंडेक्स के अंदर में भी ट्रेंड आता है। तो मुझे वर्ल्ड वाइड अब कहीं भी किसी स्टॉक मार्केट में जो भी सब्सटेंशियल करेक्शंस दे चुके हैं, तो यहां से बेचने में कोई बहादुरी नहीं लगती है। कॉस्पी घूम चुका है, निकेई घूम चुका है, तो सारे ही संसार की इंडाइसेस जिन्होंने मोटा करेक्शन दिया है, अब मुझे लग रहा है वापस रिस्क ऑन का वातावरण लौटेगा, और उस रिस्क ऑन के अंदर ही क्रूड में तेजी आएगी। कोई स्कैरसिटी ड्रिवन मिडिल ईस्ट में कोई इवेंट आता है, तो उस वक्त स्टॉक मार्केट्स में नी जर्क रिएक्शंस आ सकते हैं। तो क्रूड के कारण हमारा देश पंगु हो जाएगा। अब उतना गरीब नहीं बचा है भारत। 1950 में आप ये बात बोले होते, तो हम फिर भी आपको सीरियसली लेते। अभी 2025 चल रहा है, क्रूड की वजह से इंडिया की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। ये बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करना है अपने आप को। बिल्कुल, तो ये है सलाह लार्ज कैप स्टॉक्स पर, और 23,100 ये लेवल जब पार करता है, तब यहाँ पर फ्रेश कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आएगा, जो कि लेवल्स अभी सुशील जी हाईलाइट कर रहे थे। सर, एक पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी राय लेंगे। ट्रेंड हमने देखा इस पूरे साल ज्यादा कुछ चला नहीं, गिरावट ही आई, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी बाइंग नजर आ रही है। अच्छा उछाल कुछ ट्रेड सेशन में देखने को भी मिला इस स्टॉक में। ट्रेंड के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट ही दिखा देते हैं आपको। चलिए, बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा है, आपके दर्शक इसका उत्तर सुनकर मुग्ध हो जाएंगे। पीसीआर, कृपया इस चार्ट को दिखा दीजिए ट्रेंड की मेरे स्क्रीन से। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एनालिसिस ही करेंगे हम, ओपिनियन तो आपके एडिटर्स का होना चाहिए। ट्रेंड की ये चार्ट ठीक रही है, ले लो। कहां पे लेना है इसको? लकीर अब जब चुकी है, देखिए इस सप्ताह का जो हाई है उसके ऊपर ये जब चले, ये जो हाई है 5,120 के ऊपर चलेगा, तो अगली चाल का ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। फिलहाल 4,900, 4,950 तक का अगर पुल बैक आता है, 100-200 रुपए की बर्दाश्त रख के इसे जो लेगा, अगला पड़ाव इसका डबल है। 6 से 8 महीने में वापस 10-11 हजार हो जाए, और हो सकता है 10-11 हजार पे भी आके हम रिविजन दे दें। हो सकता है, संभव है कि हम 10-11 हजार में भी बेचने को तैयार नहीं हो, और 10-11 हजार जाने के बाद हमें 15 हजार लगे। तो ट्रेंड बिल्कुल अब का जितना भी डीप करेक्शन होना था हो गया। चार्ट बिल्कुल तैयार है अगली बड़ी चाल के लिए, और अगली बड़ी चाल 11-12 हजार तक की हमें कम से कम दिखती है। 11-12 हजार तक के दर्शन ट्रेंड में अब होते हुए दिखाई देंगे। एक्यूमुलेशन का बेहतरीन मौका बनता दिखाई दे रहा है स्टॉक में। केडिया सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब यहां से मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा और कौन से सेक्टर स्टॉक्स पे खास